आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। दोस्तों नमस्कार। देखा आपने, प्रधानमंत्री लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे। अब लाल डायरी को भी देखिए। ये लाल डायरी दरअसल मुंबई के नाला सोपारा विधानसभा सीट के इलाके में पाई गई है। भाजपा नेता विनोद तावड़े के पास से पाए जाने का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए किन लोगों को बांटे गए, कथित तौर पर बांटे गए, उन सबका इसमें जिक्र है। उसके बाद जो बवाल महाराष्ट्र की सियासत में मचा हुआ है, उस बवाल पर यदि आप नजर डालें तो पहली बात जो साफ होती है वो ये है कि जो पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी सरकार बनते वक्त महायुति को समर्थन दे रही थी, आखिर वो कैसे विनोद तावड़े के खुलासे तक उतर गई, विनोद तावड़े को एक्सपोज करने की स्थिति तक आ गई। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री लाल डायरी का जिक्र करते हैं तो उनके निशाने पर विपक्ष होता है, लेकिन ये लाल डायरी जो बरामद हुई, अब उसके बाद की फुटेज भी देख लीजिए। तो देखा आपने, दरअसल महाराष्ट्र का चुनाव, जिसके लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब कल वोटिंग होनी है। वोटिंग के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार के प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री पद की रेस में माने जाने वाले विनोद तावड़े, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में भी माना जा रहा है, वो अचानक से कैसे इन सब मामलों में ट्रैप हो गए, ये बड़ा आश्चर्य है। आखिर क्या कारण है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के उस आरोपों की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र में पैसे बांटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वैसे पैसे बांटे जाने की खबर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने भी बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में पैसे बांटे जाने को लेकर के खबरें आ रही है। जरा उनके दावे को भी सुनिए। मैं अभी आज ही सुबह आया हूँ मराठवाड़ा और खानदेश से। दीपक भाई 10,000 रुपए तक प्रति वोट देने की बात हो रही है। ओहो। मटन पार्टी और दारू पार्टी ऐसी चल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या 10,000 रुपए पर वोट? मैं बता रहा हूँ आपको। अरे इतना तो शेयर मार्केट से नहीं मिलता साहब। अरे मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ आपको। 3400 करोड़ रुपए कंटेनर से आया है गुजरात के उद्योगपति द्वारा, जिसका मुंबई में जबरदस्त इंटरेस्ट है। जहाँ लाखों करोड़ रुपए स्टेक पे हो, वहाँ आप क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपए परिवार को या 10,000 रुपए पर वोट? क्लियर करिए ना। पर वोट आप 1 लाख रुपए ले लीजिए। अरे 10 लोग हैं तो 1 लाख रुपए ले लीजिए और चले जाइए, क्योंकि अब जहाँ करोड़ों की बात हो रही है, खो की बात हो रही है, वहाँ आप पैसे का कोई रहा नहीं। मटन दारू पार्टियां कब से चल रही है आप सोच भी नहीं सकते। चुनाव आयोग मजाक कर रहा है चॉपर भेज के। अरे एक चॉपर में 500 के नोट भी भरे जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कम पड़ जाएंगे। इतना पैसा कंटेनर से गया है पैसा महाराष्ट्र में। आज महाराष्ट्र की इतने कॉस्टली चुनाव मैंने कभी नहीं देखे। वहाँ पे नारे लग रहे हैं, मतलब किसका भी मटन खाओ और कुदाल का बटन दबाओ। जब मटन दारू पैसा नारों में आ जाता है तो आप समझ जाइए उसका चलन कितना चल रहा है। दरअसल अशोक वानखेड़े जी जो बात कह रहे हैं वो तकरीबन हफ्ते भर पहले की बात है। विपक्षी दल भी ये कह रहे थे, लेकिन आज जो घटना सामने आई, ये कैश फॉर वोट की घटना, पैसे देकर वोटर्स को लुभाने की बात, ये संसदीय व्यवस्था में, भारत में जिस प्रकार से चुनाव होते हैं, उन सब पर एक गहरा धब्बा है। सवाल विनोद तावड़े का नहीं है। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़े गए थे और आज विरार इलाके के विवंत होटल में पैसे बांटने के लिए झोला लेकर, पैसा हाथ में लेकर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि दावा कर रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर और उनके समर्थक। सवाल यह है कि झोला लेकर पहुंचने का कॉपीराइट इन्होंने कैसे ले लिया? यह कॉपीराइट तो किसी और के पास था, आखिर इनके पास कैसे आ गया? ना ये फकीर हैं, ना ही ये झोला लेकर चलते हैं और ना ही ये फकीरी का दावा करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र का चुनाव फकीरी से नहीं लड़ा जा सकता। इस देश में सबसे ज्यादा हाई जीडीपी वाला स्टेट है महाराष्ट्र। इस देश की जीडीपी में 13% से ज्यादा का योगदान अकेले महाराष्ट्र का है। वो राज्य भला फकीरी में कैसे चुनाव लड़ सकता है? और फकीरी में चुनाव लड़ने की नौबत होती वहां पर, तो फिर होटल में इस प्रकार की बातें कैसे सामने आती?
दरअसल बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने जो दावे किए हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं। उन दावों में सत्यता यही नजर आती है कि जी हां, डायरी पकड़ी गई है, पैसे पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है, क्या अकेले विनोद तावड़े ही पैसे बांट रहे थे? उससे भी बड़ा सवाल, जब विनोद तावड़े खुद नहीं लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदारों में उनका नाम शुमार है, ऐसी परिस्थिति में वो एक इलाके में अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए कथित तौर पर पैसे बांटने क्यों पहुंच गए? आखिर वो किस टूलकिट का शिकार हो गए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और टूलकिट का शिकार वो कैसे हो गए, ये समझना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हुआ, जी हां, 2014 के बाद जिसने भी मुख्यमंत्री पद का सपना देखा, उसकी सियासत किसी न किसी कथित स्कैम में फंसती हुई नजर आती है। किस रूप में इसको बताया जाए? अब आप देख सकते हैं, एकनाथ खट से भोसारी लैंड स्कैम में उनका नाम लिया गया, चिक्की स्कैम में पंकजा मुंडे का नाम लिया गया, और अब विनोद तावड़े कैश फॉर वोट के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दो पहलू हैं दरअसल इस मामले के। एक पहलू तो भारत की चुनाव व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और चुनाव व्यवस्था में राजीव कुमार का आयोग किस प्रकार से रिएक्ट करता है उससे जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से चुनाव की निष्पक्षता पर विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, और हमारे दर्शक भी भारत के चुनाव प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ सवाल है ये। आपने देखा होगा, जॉर्जिया के मुख्य चुनाव आयुक्त को काले पेंट से रंग दिया गया, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई थी। लेकिन यह हिंदुस्तान है, यहां लोकतंत्र है। जॉर्जिया की तरह नहीं, बल्कि जॉर्जिया से ज्यादा मजबूत लोकतंत्र है। और चुनाव आयुक्त के ऊपर कालिख पोतने की घटना का कभी समर्थन नहीं करता, किया भी नहीं जाना चाहिए। आखिर क्यों किया जाए? जिस आयोग के ऊपर, उसके दामन के ऊपर पहले से ही कालिख पुती हुई नजर आ रही हो, भला उसके ऊपर कालिख पोतने की क्या जरूरत है? जब मामला सामने आता है, एफआईआर होती है, कहा जाता है कि आयोग ने एफआईआर कराई, फिर उस घटना की इतिश्री हो जाती है, लोगों को याद ही नहीं रहता कि क्या हुआ। जरा सोचिए, कोई दूसरी पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता इस तरह से पकड़ा जाता कैश बांटते हुए, तो अब तक तमाम गोदी मीडिया के चरण चुंबक आपको दिखाई दे रहे होते, जो अलग अलग तरीके से इस मामले में चुनाव के पहले ऐसा लगता जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हो, और एक तरह से रात भर में चुनाव का फैसला करा चुके होते। लेकिन इस पर कितने गोदी मीडिया वाले बोल रहे हैं? दावा तो बहुत बड़ा किया है बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने कि जिस होटल में विनोद तावड़े रुके हुए थे उसका सीसीटीवी बंद था, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुप्त सूचना पर, जी हां, बीजेपी के लोगों की गुप्त सूचना पर वहां पर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता और कुछ लोग पहुंचे थे, जिसके बाद यह पूरा मामला एक्सपोज होकर सामने आया। सवाल यही उठता है कि उसके बाद जो सीसीटीवी को चालू किए जाने की बात है, क्या वो बहुजन विकास अघाड़ी के पास उसका रिमोट था कि उनके कहने से ही चालू हो गया? कई सवाल एक साथ खड़े होते हैं कि आखिर कोई नेता होटल में रुका तो सीसीटीवी बंद क्यों था? क्या कैश ले जाया जा रहा था इसलिए बंद था? और जब कोई नेता वहां पर रुका हुआ था, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई पॉलिटिशियन वहां पर रुका हुआ है और उसके साथ कथित तौर पर कैश है, उसके पास लाल डायरी है, उसके पास चुनाव को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है, तो उन संसाधनों की कोई फुटेज ना हो, कोई कवरेज ना हो, इसलिए तो सीसीटीवी बंद नहीं था। यह एक अलग सवाल है। दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का है। कौन किसको निपटाना चाहता है? विनोद तावड़े अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन इन सब से इतर उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के पर कतरने की शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब 2022 में शपथ ग्रहण समारोह में तीसरी कुर्सी अचानक लगाई गई और पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री से नवाज दिया गया। अब उसके आगे की परिस्थितियों को देखें कि विनोद तावड़े को लेकर के जो परिस्थितियां बनती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, वो उन चुनाव को कैसे प्रभावित करेगी। दरअसल चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति क्यों बनी, इसके सामाजिक एंगल को समझना जरूरी है। सामाजिक एंगल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि विनोद तावड़े ताकतवर मराठा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।
तो क्या इसका मैसेज मराठों में, उन मराठों में जो तबका पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाले गठबंधन से करीब जुड़ा हुआ बताया जाता है, जो वहां की आबादी का 32-33% है, उसके बीच ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा कि बीजेपी के अंदर एक ही तो मराठा चेहरा था, उसे भी निपटा दिया गया। दूसरा, आरोप लगाने वाली पार्टी आमतौर पर दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या दबे कुचले वर्ग के बीच भी यह संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दबे कुचले वर्ग के नेता और उनकी पार्टी, जो उस इलाके में 3 सीटें भी जीत चुकी थी पिछली बार और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही थी, उन्हीं के कैंडिडेट को हराने के लिए पैसे भेजेगा? ये एक अलग मैसेज है जो कि पूरे महाराष्ट्र में कन्वे होगा कि दबे कुचले वर्ग के लोगों को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर पैसे का इस्तेमाल करती है। तीसरा मैसेज इससे जो परकोलेट होकर जो नीचे तक जा रहा है, वो मैसेज दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को पहले राजनीतिक तौर पर निपटाने के लिए उनके खिलाफ कथित तौर पर बागियों का समर्थन अंदर खाने कर रही है। दूसरी तरफ अजीत पवार को यह अंदाजा हो गया कि महाराष्ट्र की सियासत में महायुति के अंदर उनका कोई भविष्य नहीं है, तो वह अडानी का नाम और अडानी हाउस का नाम लेने तक उतर गए। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक पावर इक्वेशन में, आंतरिक सत्ता समीकरण में जिस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हो रही है, उन परिस्थितियों ने चुनाव के पहले ही अपना रंग दिखा दिया। ये तीनों ही परिस्थितियां एक तरफ जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि राजनीति अपनी जगह, भ्रष्टाचार अपनी जगह, संसद के अंदर जब पैसे रखे गए थे, सांसदों की खरीद बिक्री से जुड़े हुए कथित पैसे, कैश फॉर वोट जिसे कहा गया, और जो 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के विश्वास मत के समय जिस ढंग से वहां कैश का प्रदर्शन किया गया, वो फोटो जिस प्रकार से वायरल हुई, उस तरह से उस वक्त की जीवंत मीडिया ने जिस प्रकार से उसका प्रसारण किया, क्या आज हो रहा है? उससे भी बड़ी बात, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाली सरकार और उस सरकार की पार्टी के नेता इस प्रकार की हरकतें करते हुए दिखाई दे और लाल डायरी उनके पास से बरामद हो, झोला लेकर के होटल में पहुंचते हुए पाए जाएं, जहां झोला लेकर चल पड़ेंगे का कॉपीराइट किसी दूसरे के पास हो, तो फिर इस देश में क्या मैसेज जाएगा? कई सवाल जो एक साथ खड़े हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव को, चुनाव के ठीक पहले किस प्रकार का असर डालने की परिस्थिति में जा रहे हैं, पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ेंगी ही। कितनी बढ़ेंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन असली बात यही है कि इस देश के चुनाव में साफ सुथरा चुनाव कराने की जो बात चुनाव आयोग कहता है, जो बात राजीव कुमार कहते हैं, जो बात आदर्श आचार संहिता के माध्यम से करने का संकल्प लिया जाता है, उस संकल्प को तो राजीव कुमार खुद ही शेरो शायरी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में धूल उड़ाते रहे। तो सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धूल उड़ाने वाले राजीव कुमार, भला उनमें टीएन शेषन की आत्मा कहां से प्रवेश कर जाएगी, जो अपने नाश्ते में नेताओं का नाश्ता करते थे। इस देश के बेकाबू नेताओं को ब्रेकफास्ट में चबा जाने वाले और चबा जाने का दावा करने वाले, मतलब सांकेतिक भाषा में चबा जाने का दावा करने वाले, व्यंग्यात्मक भाषा में चबा जाने का दावा करने वाले टीएन शेषन की आत्मा भला घुसेगी कैसे उनमें? महाराष्ट्र में बड़ी हील हुज्जत के बाद डीजीपी बदला गया, बहुत हील हुज्जत के बाद, लेकिन नए डीजीपी के आने के बाद भी इस तरह की परिस्थितियां बनी, तो ये प्रशासन के ऊपर सवाल है। सवाल इस पर है कि यह किसी ग्रामीण इलाके में नहीं पकड़ा गया। विनोद तावड़े के साथ कथित रूप से जो लाल डायरी और कैश पकड़ा गया है, वह मुंबई की माया नगरी में पकड़ा गया है। और जब उस इलाके से ऐसी खबरें आ रही है, तो बाकी महाराष्ट्र में क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव इस देश के सत्ता समीकरणों को निर्धारित करने वाला चुनाव है। और जब हम चुनाव आयोग की ताकत का आकलन करने बैठते हैं, कौन भूल सकता है रिटायर्ड अधिकारी केजे राव को, जिसने केंद्र में मंत्री रहे जयप्रकाश नारायण यादव को सीधे सीधे कैश बांटने के आरोप में पकड़ लिया था और उनकी मंत्री पद की कुर्सी चली गई थी। कौन भूल सकता है उस सिस्टम को, जिस सिस्टम ने सीधे सीधे इस देश के चुनाव को इस कदर प्रभावित किया कि चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती थी तो आयोग ही चुनाव प्रक्रिया के मामले में सुप्रीम होता था। लेकिन आज सुप्रीम कौन है?
आज तो देवताओं के देवता का चलन है, और जब बात देवताओं के देवता की आती है तो झोला लेकर चलने वाले फकीर और देवता दोनों की भूमिका में एक ही व्यक्ति जब आकर खड़ा हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि जब एक व्यक्ति दो भूमिकाओं में, दो विपरीत भूमिकाओं में जब खड़ा होने की कोशिश करता है तो भला उसके समर्थक क्या करेंगे? उसके समर्थक वही करेंगे जो लाल डायरी की चुनौती राजस्थान में जाकर नरेंद्र मोदी दे रहे थे, वो लाल डायरी महाराष्ट्र से बरामद होती है। जिस लाल डायरी की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी दे रहे थे, वो लाल डायरी उनकी नाक के नीचे उस राज्य से बरामद होती है जहां के चुनाव प्रचार को वो 2 दिन पहले छोड़ चुके हैं। सवाल इन सब से आगे का है। सवाल यह है कि आखिर महायुति की चुनावी संभावनाएं अब किस रूप में सामने आएंगी? महाविकास अघाड़ी चंद घंटों में इस मुद्दे को कैसे लोगों के बीच में लेकर जाएगी, खासकर तब जब प्रचार अभियान खत्म हो चुका है और उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की जो तिकड़ी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है उस तिकड़ी में, उस तिकड़ी के साथ, उस परिस्थिति में विदर्भ से लेकर मुंबई तक और उत्तर महाराष्ट्र से लेकर खानदेश और पश्चिम महाराष्ट्र या कोंकण तक पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में पार्टी का एक नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कैश बांटने की स्थिति में जब आता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था में तो कहीं ना कहीं योगदान दे ही रहा होता है, क्योंकि वैसे भी इस देश की अर्थव्यवस्था समानांतर अर्थव्यवस्था के साथ साथ कदम ताल करती हुई चलती है। समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी। तो क्या चुनाव की इस पैरेलल इकोनॉमी को अब लेजिटिमेसी दे देनी चाहिए? क्या इसे वैधानिकता प्रदान कर देनी चाहिए? काले धन को सफेद बनाने की स्कीम को लेकर, काले धन को इनकम टैक्स देकर सफेद बनाने की स्कीम अपने ड्रीम बजट में पी चिदम्बरम संयुक्त मोर्चा सरकार में रहते हुए 1997 में ही लेकर आ गए थे। लेकिन क्या चुनाव में पैसे बांटने को भी इसी तरह से वैधानिकता प्रदान कर देनी चाहिए? सवाल बहुत सारे एक साथ खड़े हो गए हैं कि जिस काले धन की बात होती है, जिस सफेद धन की बात होती है, देश के खजाने पर खूनी पंजा नहीं पड़ने दूंगा, ये बात नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद से जब ये देश के लोग सुनते हैं, उसके बाद अब ये भी लोगों ने सुना कि आखिर इस देश में टेम्पो में भर भर कर किसे अडानी अंबानी पैसे दे रहे थे, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर कर पैसे दे रहे हैं। टेम्पो में भरकर उनके पास पैसे पहुंचने के सबूत नहीं मिले। सबूत जहां से मिले वो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, और जब उन्हीं की पार्टी के नेता सबूत देते हुए नजर आए तो आज के बाद क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर कोई एतबार करेगा? क्या अमित शाह की बातों पर कोई एतबार करेगा? क्या महायुति की बातों पर कोई एतबार करेगा? और अंततः 23 तारीख को जो नतीजा सामने आएगा, क्या उस पर विनोद तावड़े प्रकरण का कोई असर दिखाई देगा? बहुत बार लोगों ने देखा, एक बार यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप सिंह ये कहते हुए पाए गए थे, पैसा बेशक खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के लोगों के जमीर से ज्यादा बड़ा है पैसा? कतई नहीं। यह हो नहीं सकता कि जिस महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलनों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जिस महाराष्ट्र में लोगों की तरक्की को मुद्दा बनाकर आजादी के पहले से तकरीबन 250-300 साल पहले से लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए जो कोशिशें सामाजिक स्तर पर शुरू हुई, जिस महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने रालेगन सिद्धि नाम के गांव में छोटे स्तर पर एंटी करप्शन मूवमेंट को चलाया और सफलतापूर्वक चलाया, उस महाराष्ट्र में पैसे बांटकर चुनाव प्रभावित कर दिया जाए, गले तो ये उतरता नहीं है, लेकिन आरोपों की पुष्टि जरूर होती है। देखते हैं इस पर कार्रवाई कैसी होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।